हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और लेसन नंबर 2 के ऊपर ये वीडियो हमारी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम समझेंगे आज लेसन नंबर 2 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट को। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 और यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना कि अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हमें बात करना है लेसन नंबर 2 जो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि हम इक्विलिब्रियम आउटपुट का पता कैसे लगाते हैं उसके एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं काफी बार कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंड पोटेंशियल आउटपुट, और उसका आउटपुट से क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। देखो हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में सबके सब प्रोड्यूसर तो नहीं होते, लेकिन कंज्यूमर सबके सब होते हैं, है ना। कंज्यूमर, जो भी इंसान इस अर्थ पे रह रहा है वो कंज्यूमर जरूर है। तो अगर मैं कंज्यूमर की यहां पे बात करूं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। अब पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एक सिंपल सी बात है, वो भी किसके अंदर, एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही, उसके रीजन है अपने अपने अनएम्प्लॉयमेंट होने के, ठीक है। तो अगर मैं नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में बात करूं तो कितना प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर हो रहा है उसमें क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आउटपुट। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट किया जाएगा, ठीक है, उतना ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट जनरेट कब होगा, जब डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। और जब आउटपुट जनरेट करना होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखना पड़ेगा ना भाई। अगर मान लो किसी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, और जब जॉब मिलेगी, ठीक है, तो वापस इकोनॉमी में क्या जनरेट होगा, पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब वो होता है कि एक अगर नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो उसके हिसाब से एक इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे समझते हैं क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है पोटेंशियल आउटपुट, तो इट मेजर्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स नेचुरल रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचुरल रेट पे है तो। आई बात समझ में। और हम सब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो हो नहीं सकता, देश में बेरोजगार लोग रहेंगे। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सबसे बड़ा रीजन है इसका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हमने प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था, जिसमें से एक टाइप था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत से लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल सीखते रहते हैं, और जब वो स्किल सीखते हैं, जब उनको जॉब मिलती है उनकी स्किल के बेस पे, तो प्रीवियस जॉब को छोड़ देते हैं और उस स्किल सीखने में कुछ टाइम लगाते हैं, जिस टाइम पे वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। आई बात समझ में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हमने क्या देखा, बिकॉज पीपल मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब, क्योंकि पीपल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में जंप करते हैं। जैसे मान लो कोई पहले 10,000 रुपए कमा रहा है तो 20,000 की जॉब के लिए ढूंढेगा, 40,000 की जॉब ढूंढेगा, फिर 60,000 की जॉब ढूंढेगा। कैसे? अपने स्किल सेट को चेंज करके बेटर स्किल सीखेगा और बेटर जॉब ढूंढेगा, ठीक है। तो बिकॉज पीपल मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब एज रेगुलर इवेंट, एक रेगुलर इवेंट की तरह, कॉजिंग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली बिलीव टू बी ग्रेटर देन जीरो, और ये हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी इकोनॉमी सबको जॉब प्रोवाइड कर नहीं सकती, और यूं भी सब लोग जॉब करना भी नहीं चाहते जब तक या तो उनके स्किल के हिसाब से उन्हें पैसा ना मिल जाए, ठीक है। कुछ लोग तो जॉब करना नहीं चाहते, मैंने उसकी बात की थी, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। आई बात समझ में कि कुछ लोग तो डिजायर्ड होते हैं कि भाई मेरे को जॉब करनी ही नहीं है, अब कुछ लोगों को जॉब मिलती नहीं है। आई बात समझ में। तो ये दो चीजों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल लेवल पे रहता ही रहता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब आगे समझते हैं, नोट में क्या लिखा है वो समझते हैं पहले नोट में। तो देयर विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज बी सम अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, सम अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। Thus potential output is not the maximum in economy। तो जो अगर पोटेंशियल आउटपुट की बात करूं तो पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम लेवल पे कोई चीज करना, है ना। जैसे कि अगर कोई बंदा टाइम को पोटेंशियली यूज करता है, इसका मतलब क्या है कि अपने मैक्सिमम टाइम को अपने काम के लिए देता है, या फिर अपनी स्टडीज के लिए देता है, किसी भी चीज को लेके। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अचीव करना। तो पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में क्या जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो अगर उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती तो आउटपुट और ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता था, लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि कोई सी भी इकोनॉमी एक तरह से पोटेंशियल आउटपुट इकोनॉमी के अंदर जनरेट नहीं कर रही है, मतलब सबके सब पोटेंशियल आउटपुट से कम ही जनरेट कर पा रहे हैं।
आई बात समझ में? तो पोटेंशियल आउटपुट इज नॉट द मैक्सिमम एन इकोनॉमी कुड थ्योरेटिकली प्रोड्यूस बट लोअर। ठीक है, मतलब इसको हम थ्योरेटिकली तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल आउटपुट है कि हाँ इतना इकोनॉमी के लिए बहुत है, इतना जनरेट हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सा भी आउटपुट पोटेंशियली मैक्सिमम आउटपुट नहीं होता किसी भी इकोनॉमी का। प्रोड्यूस बट लोअर, उल्टा क्या होता है, एक लोअर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और सस्टेनेबल नंबर। अब जिनको नहीं पता भाई सस्टेनेबल वर्ड क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड पहले ही बहुत बार सुना होगा, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब पता है क्या होता है? सस्टेनेबल अगर आउटपुट की मैं बात करूं तो एक ऐसा नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो मैं आज प्रोड्यूस कर सकूं, 10 साल बाद ही प्रोड्यूस कर सकूं, 50 साल बाद ही प्रोड्यूस करूं। यानी कि एक सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, और इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। कि जो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इकोनॉमी में कि एक बार बूम आ गया, ग्रोथ काफी तेजी से हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, उसी लेवल पे डिप आ गया। फिर बेनिफिट क्या उस ग्रोथ का? ग्रोथ तो ऐसा होना चाहिए जिसे मैं सस्टेन कर सकूं, आज की जनरेशन भी उस ग्रोथ के मजे ले पाए, और फ्यूचर जनरेशन भी उस ग्रोथ के मजे ले पाए। आई बात समझ में? कि उस ग्रोथ के बेनिफिट उठा पाए। आई बात समझ में? तो सस्टेनेबल नंबर का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा आउटपुट का नंबर जो कंपनीज आज भी प्रोड्यूस कर पाए, फ्यूचर में ही प्रोड्यूस कर पाए। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। तो वन ऑफ द मेजर इश्यूज फॉर कंसर्निंग सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री इज इन्फ्लेशन। अब किसी भी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, और इसके कॉजेस तो बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक कॉज इसमें यही होता है कि लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब लोग अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक सिंपल सी बात है, सैलरी बढ़ाने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में की थी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, वापस मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो मैंने क्या बोला कि वेजेस, सैलरी और मार्केट में प्राइस लेवल दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव रिलेशनशिप में होते हैं। अगर मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो वेजेस भी बढ़ेंगे, और वेजेस बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल भी जरूर इंक्रीज करेगा। सपोज करो किसी की इनकम मान लो पहले 40,000 थी, अब 50,000 हो गई, तो उसी रेट से मार्केट में इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि जिस जोन सा प्रोड्यूसर उस सैलरी को बढ़ा रहा है 40 से 50,000, तो उसकी क्या बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो वो उसे अपने प्राइस में ऐड कर देगा, और जब प्राइस में ऐड कर देगा तो इस तरीके से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहेगा। और ये इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने अगर ये प्रीवियस कुछ टाइम से देखा होगा कि लोगों की इनकम तो लगातार बढ़ रही है, पहले 1,000 1,500 होती थी, फिर 50,000 भी हो गई, फिर 1,00,000 भी हो गई। इनकम तो बढ़ती है, लेकिन दिक्कत यह है कि सेविंग नहीं हो पाती उसमें। क्यों? क्योंकि खर्चा भी सेम लेवल पे इंक्रीज करता है, क्योंकि प्राइस लेवल मार्केट में सेम लेवल से बढ़ता है, हर चीज के रेट बढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, एक क्या है, कंसर्निंग प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन, जिसको टैकल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द रेट ऑफ प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल का रेट मतलब वही हायर प्राइस लेवल, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब भी क्या होता है कि प्राइस लेवल क्या चल रहा है। अगर हायर प्राइस लेवल चल रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसे, इन्फ्लेशन। अगर लोअर प्राइस लेवल चल रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसे, डिफ्लेशन। अब आगे समझते हैं द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर मैं देखो, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पढ़ते हैं मैक्रो लेवल पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में कि इकोनॉमिक्स के दो लेवल होते थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक्स से छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, और मैक्रो का जब हम एज अ होल इकोनॉमी के मतलब पूरे लेवल पे, बड़े लेवल पे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को। आई बात समझ, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे अगर बात करूं तो जो एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ये हमारे पास एक टूल है। एक तो होता है डिमांड, जिसकी मैं इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में बात करूंगा। एक होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, पूरी कंट्री में क्या डिमांड चल रही है, पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड हो रही है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और ऐसे क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। दोनों मिलके जो है ना डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, इक्विलिब्रियम आउटपुट को एंड प्राइस लेवल, कि मार्केट में प्राइस लेवल क्या होना चाहिए और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आते हैं आगे। अब यहां पे एक नोट है, वो क्या, कंजप्शन ऑफ ISLM एनालिसिस। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी की थी कि कैसे ये इसका शिफ्ट अलग चीजों का अफेक्ट करता है। तो कंजप्शन ऑफ ISLM एनालिसिस इज दैट अ फिक्स प्राइस लेवल, मतलब इसका काम क्या होता है, एक फिक्स प्राइस लेवल को डिस्कस करना। आई बात समझ में? तो यहां पे मैं एक बात बोल सकता हूं, एक होता है रियल प्राइस, एक होता है नॉमिनल प्राइस। ठीक है, नॉमिनल, देखो नॉमिनल प्राइस तो हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस लेवल लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन प्राइस लेवल जो बढ़ रहा है वो सैलरी के हिसाब से, यानी कि लोगों की इनकम से कितना बढ़ रहा है उस पे फर्क पड़ता है। सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि किसी की इनकम जो है वो 50,000 रुपए है, ठीक है, और वो कंजप्शन मतलब वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसका जो प्राइस लेवल वही 50,000 है। अब इस बंदे की इनकम 50,000 से बढ़ी कितनी हो गई, 55,000, मतलब मैंने 10% बढ़ा दिया। और हुआ क्या, उसी साल इकोनॉमी में अगर
ऑन एवरेज ग्रोथ देखी जाए प्राइस लेवल पे, तो 50,000 रुपए से जो कंजप्शन की ग्रोथ है वो भी 10% होगी 55,000। तो क्या इसकी इनकम में कुछ भी बढ़ा? इसकी इनकम में कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकम पहले जितनी थी अभी भी उतनी है। बात भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, बढ़ तो गई 5,000 रुपए से? भाई नहीं बढ़ी, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो भी तो बढ़ गया 5,000 रुपए से। तो इनकम बढ़ने का मतलब पता है मैं रियल में क्या मानता हूं? जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़े। अगर आपकी परचेजिंग पावर ही नहीं बढ़ रही, आप उस इनकम में ज्यादा चीजें कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, तो कैसा कुछ भी नहीं बढ़ा। ठीक है, अगर ये 50,000 से 1 लाख भी हो जाए और खर्चे भी, मतलब चीजों के जो रेट है, जो चीजों की प्राइस है वो ही बढ़ के 50,000 से 1 लाख हो जाए, तो क्या मेरी इनकम पर फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, उतनी की उतनी ही है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल रेट से क्या बढ़ना? इनकम बढ़ना। लेकिन सपोज करो खर्चा उसका भी उतना ही है, मतलब प्राइस लेवल मार्केट में भी 50,000 था, पहले 50,000 था, अभी 50,000 रुपए, अब उसकी इनकम बढ़ी है 5,000 रुपए। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या आया? 0। जब इन्फ्लेशन 0 रेट से आया, ठीक है, और उसका जो इनकम है वो बढ़ गई, तो अब उसकी इनकम रियलिटी में बढ़ी है। इसको बोलते हैं रियल इनकम में इंक्रीमेंट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ रेट से बढ़ता है, तो मेरा मानना है कि इनकम जिस रेट से बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन उससे क्या होना चाहिए? उससे कम रेट पे होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज आपकी इनकम 10% बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन 5% से हो जाए, तब भी मैं एक इंक्रीमेंट मान सकता हूं। लेकिन अगर दोनों सेम लेवल बढ़ रहे हैं, तो यहां पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मार्केट में क्या लेके चलते हैं? एक फिक्स्ड प्राइस लेवल। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, द ISLM एनालिसिस लुक्स एट चेंजेस, तो ये चेंजेस को दिखाता है किसको? मनी सप्लाई। मार्केट में मनी सप्लाई कितनी चल रही है, वो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। ठीक है, तो अगर डिटेल में बात करूं तो एक सिंपल सी बात है, अगर मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में ज्यादा है, और वो कब ज्यादा होगी? जब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो पक्की सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और अगर मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं आप लोगों को, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, एक पॉइंट से ज्यादा हो चुकी है, इक्विलिब्रियम से फालतू हो चुकी है, तो इस केस में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्योंकि जितना फालतू मार्केट में पैसा रहेगा, लोग डिमांड उतनी फालतू करेंगे, और डिमांड फालतू करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है, RBI है, वो अपनी कुछ स्कीम्स निकालती है ताकि मार्केट से पैसा उठाया जाए, और जब मार्केट से पैसा उठाते हैं तो वापस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। सपोज ऐसे अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम कब होगा? जब किसी ना किसी लोग जो है ज्यादातर पैसा सेव कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे से कंजप्शन नहीं करे, तो मार्केट में क्या होगा? डिफ्लेशन होगा। तो इस केस में RBI फिर यहाँ पर रोल में आती है और कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है जिसके जरिए लोगों को मार्केट में पैसा दिया जाता है एज द लोन, यानी कि लोन के रेट से करके, और जब पैसा मिलेगा मार्केट में वापस पैसा आएगा, तो डिमांड वापस क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि हम डिफ्लेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो मनी सप्लाई ये चीज हो गई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे भी बात आती है कि गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा कर रही है, कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। फिर क्या आता है हमारा? टैक्सेस। टैक्स पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि टैक्स जो है ना, वो आप लोगों को याद होगा, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे अफेक्ट करता है। सबको पता होगा डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। एक तो होती है इनकम, ठीक है, जो आप लोगों के पास पैसा आता है, आई बात समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम। लेकिन एक होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को हम बोलते हैं, सीधा लिख देता हूं, YD। ठीक है, ये जो निकलता है ना, वो निकलता है इनकम माइनस में टैक्स से। क्योंकि जब आपने कोई इनकम जनरेट की और आप सपोज करो किसी ना किसी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तब आपकी क्या आएगी? डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि टैक्स तो आपका खर्चा है ना, तो टैक्स रेट भी अफेक्ट करता है किस चीज को? आपकी इनकम को। एंड द इंपैक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑफ द इक्विलिब्रियम इनकम, और इन सबका फर्क किस पे पड़ता है? हमारी इक्विलिब्रियम इनकम पे। मतलब ये सब कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारे किसको? इनकम को एंड आउटपुट लेवल को। एज्यूमिंग दैट द रिजल्टेंट डिमांड फॉर गुड्स इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग और करंट प्राइसेस, और इसके हिसाब से हम, मतलब इसके हिसाब से मान सकते हैं कि डिमांड और जो सप्लाई है वो एग्जिस्ट करते हैं किस प्राइस लेवल पे। ठीक है, तो अब हम कुछ चीजों समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो रिजल्टेंट डिमांड है और सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इन फैक्टर की वजह से भी अफेक्ट होते हैं। लेकिन अभी हमें इन फैक्टर की बात नहीं करनी, पहले मैं बात करूंगा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की, और कैसे डिमांड और सप्लाई दोनों मिलके, मतलब इक्विलिब्रियम डिमांड जो हमने ऊपर पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दोनों मिलके क्या डिटरमाइन करते हैं? हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट को और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल को। वो हम समझेंगे बिल्कुल लास्ट में इस वीडियो के। पहले वो समझते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का पता मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं कि डिमांड को ना बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड का प्राइस से क्या रिलेशन है। और आप सबको पता होना चाहिए कि डिमांड का प्राइस से नेगेटिव रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज की, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ा,
सिंपल सी बात है, मैंने भी बिल्कुल अच्छे से समझाया था लिख के कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मैं डिमांड कम करूंगा, लेकिन अगर प्राइस कम हो गया तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो अगर मैं इसका सिंपल सा ग्राफ बनाऊं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, तो ये बनता है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड का ग्राफ। यहां पे देखो, यहां पे मैं लेता हूं प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस यहां पे ले लेता हूं मैं क्वांटिटी, QTY लिख दिया है मैंने, बाकी आप लोग समझ जाना। देखो जब प्राइस ये था, प्राइस हायर डिमांड लोअर, यानी कि P1 और ये Q1। अब देखो P2 प्राइस को घटा दिया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस को और कम किया, डिमांड और बढ़ गई। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की, तो लॉ ऑफ सप्लाई को समझते हैं। उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, तो लॉ ऑफ सप्लाई ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ सप्लाई को समझते हैं। तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब भी होता है कि प्राइस का सप्लाई से क्या रिलेशन है। तो प्राइस का अगर मैं सप्लाई से रिलेशन दिखाने की बात करूं, जिसके ऊपर मैं अब आने वाली 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। एग्रीगेट डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनेगी अलग से, जहां पे हम शिफ्ट इन डिमांड भी समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड के बारे में और भी फैक्टर समझेंगे हम। और ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियोस और आएगी इस वीडियो के बाद, जहां पे हम इंडिविजुअली इनको बिल्कुल डीप में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल। जब हम प्राइस के हिसाब से सप्लाई को समझने की कोशिश करें, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, एज अ प्रोड्यूसर मैं अपने गुड्स को और अपनी सर्विसेज को कब सेल करना चाहूंगा, जब वो कम प्राइस में बिके, ज्यादा प्राइस में बिके, जब वो ज्यादा प्राइस में बिके, है ना। आपने देखा होगा बहुत से प्रोड्यूसर्स है ना, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को स्टॉक में रख लेते हैं। स्टॉक यानी कि वो बिल्कुल पब्लिकली उसे देते ही नहीं है जब तक प्राइस ना बढ़ जाए, ठीक है। और जैसे ही मुझे पता लगता है कि मार्केट में प्राइस लेवल हाई हो चुका है, तब वो अपने स्टॉक्स को क्लियर करना शुरू करते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई में ना प्रोड्यूसर जो है उल्टा सोचता है। देखो कंज्यूमर सोचता अपने बेनिफिट के लिए, प्रोड्यूसर सोचता अपने बेनिफिट के लिए। अब कंज्यूमर को बेनिफिट कब होगा, जब उसे सस्ते प्राइस में, ठीक है, चीज मिलेगी। आई बात समझ। लेकिन प्रोड्यूसर को फायदा कब मिलेगा, जब वो अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को हायर प्राइस में सेल कर पाएगा। तो यहां पे जो ग्राफ बनता है वो बनता है यूं, यानी देखो अगर प्राइस हाई रहेगा तो वो इतनी क्वांटिटी सेल करेगा, प्राइस कम होगा तो वो और कम क्वांटिटी सेल करेगा, प्राइस और कम हुआ तो वो और कम क्वांटिटी सेल करेगा। तो देखो ये P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3। तो अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं तो यहां पे जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है ना, वो पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा देगा प्रोड्यूसर कि भाई लो जितना हो ज्यादा सेल करो। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी कम कर देगा, चीजों को स्टॉक में रखेगा, लॉस में तो बेचेगा नहीं ना उसे। आई बात समझ में। ये रोल होता है यहाँ पे। तो उम्मीद है लॉ ऑफ डिमांड भी क्लियर हो गया, वो लॉ ऑफ सप्लाई भी क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसे बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर प्राइस को और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिफाइन करते हैं। तो ये देखो, ये डिमांड का कर्व, ये सप्लाई का कर्व, जहां पे इसे इंटरसेक्ट किया, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। यानी कि वो इस प्राइस लेवल पे ना दोनों ही राजी हैं। कंज्यूमर भी खुश, बेचारा प्रोड्यूसर भी खुश, कह रहा ले यार तू भी क्या हायर प्राइस में क्यों बेचू तेरे को, ठीक है। तो ये प्राइस ऐसा लेवल ऑफ प्राइस होता है जहां पे ना कंज्यूमर को नुकसान हुआ ना प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ, और दोनों इस प्राइस लेवल पे इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आई बात समझ में। तो अगर प्राइस इससे ऊपर गया तो सेलर को फायदा मिलेगा, यानी कि प्रोड्यूसर को फायदा मिलेगा, और प्राइस से नीचे गया तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं बची होगी। फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस सजेशन, उस क्वेरी को पक्का रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई जो भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो भाई कोई भी क्वेश्चन बताना हो कि भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो सब आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। क्योंकि मैं पक्का बता रहा हूं, जैसी सीरीज खत्म होगी ना, इस महीने के एंड तक जो भी सीरीज चल रही है वो मैं खत्म करवा दूंगा। मई आज 1 तारीख है, ठीक है। तो इस महीने के एंड तक जो भी सीरीज चल रही है सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं सिर्फ अपने उन डाउट्स को क्लियर करवाऊंगा जो डाउट्स कमेंट बॉक्स में आए होंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आए होंगे। और साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे इसके, कि कौन कौन से बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं या फिर इस कंप्लीट सिलेबस से पूछे गए हैं। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई अब जिसको जो उतारना उतार सकता है बैकग्राउंड बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आई बात समझ में। और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है। अब जिसको जो उतारना उतार ले बैकग्राउंड बोर्ड के सामने से।